Hello dear students. So in the previous videos, in the previous lectures, we studied that what is competitive dynamics, what is competitive rivalry, how many types of strategies are there, that is the corporate level strategy and the business level strategy which the firm has. Business level strategy and corporate level strategy, the difference between them I have already explained. So today we are going to cover that what type of method the firms have to make and implement business level strategies. पहले ही मैंने आपको बताया है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो होती है वो प्रोडक्ट लेवल पर बनाई जाती है कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करेंगे, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स ऐड करेंगे या फिर प्रोडक्ट की प्राइस कैसे लाएंगे बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स. तो प्रोडक्ट लेवल स्ट्रेटजी दैट इज द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, उस पर हम क्या देखते हैं, what the customer wants. If you want to write down, you can write down. In the business level strategies, the firms decide what the customer wants, how we are going to provide them, and when we are going to provide them. ठीक है, तो अब बिजनेस पहले ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर क्या चाहते हैं, कौन सी बेनिफिट वो पूरा करे, हम उस बेनिफिट को कैसे पूरा करेंगे और कब उसको लॉन्च करेंगे या कब वो चेंजेस लाएंगे. बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें दो तरह की होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. और तीसरी जो होती है वो दोनों का मिक्सचर होती है, दैट इज द कॉस्ट लेवल स्ट्रेटजी एंड द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. ये सारी स्ट्रेटजीज क्या होती है इसके जस्ट पहले के वीडियो में मैंने दिया हुआ है, उसकी लिंक नीचे शेयर की हुई है. अब चलते हैं हम कि अगर फर्म को कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, जिससे कि आप मार्केट लीडर बन जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, लो प्राइस ऑफ द योर प्रोडक्ट, या फिर आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर दे रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है, जिस वजह से यू हैव द एडवांटेजियस मार्केट पोजीशन. ये करने के लिए सबसे पहले माइकल ई पोर्टर ने एक वैल्यू चेन के बारे में बताया. वैल्यू चेन के बारे में माइकल पोर्टर ने क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम से हम डिसाइड करें कि हमें प्राइस नीचे ले आनी है और एकदम से एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन वी स्टार्ट ब्रिंगिंग डाउन द प्राइस. और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हमें ये सोचना है कि हमें प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाना है एंड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन वी वांट टू ब्रिंग. तो उन्होंने ये बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द फर्म. फर्म में प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल से लाने को लेकर के और फिनिश प्रोडक्ट के बाहर जाने तक एक्टिविटीज होती हैं. हमने रॉ मटेरियल कैसे लाए, कैसे मंगाया, उसको ऑपरेशंस करके हमने कैसे बनाया प्रोसेसिंग करके, उसके बाद हमने उसको बाहर फिनिश प्रोडक्ट को कैसे भेजा, क्या मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हमने लगाई जिससे कि सेल्स प्रमोशन क्या किया या फिर प्रोडक्ट अवेयरनेस कैसे कराई या फिर प्रोडक्ट 4 P's जो होते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, हमने कैसे प्लान किया और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया. तो इन एक्टिविटीज का एक सेट बना करके माइकल पोर्टर ने कहा कि इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज क्या बताया उन्होंने कि प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स आया, उसको ऑपरेशंस करके हमने प्रोडक्ट बनाया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर हमने उस फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा और उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को हमने अवेयरनेस क्रिएट की, प्रमोट किया और उसके बाद हमने उसकी सर्विसेज, उस प्रोडक्ट की सर्विसेज को कस्टमर को पहुंचाई. ये चीज हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज में. और फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सिर्फ यही एक्टिविटीज नहीं होती, इसके साथ साथ सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, कि फर्म में भी चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको कि एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है या फर्म का इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है या फिर हम रॉ मटेरियल किससे ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, या फर्म के अंदर क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, ये सारी चीजें भी एक फर्म को देखनी पड़ेंगी. तो ऑल दीज एक्टिविटीज were known as the value chain. So if you want to write down, again you can write down, Michael E. Porter gave the value chain analysis framework for the organizations, which says that
all the activities which are done in an organization, right from procurement of raw material to process that raw material to make it a finished product, and then distributing that finished product to the point of sale, and by marketing and sales activities promoting the product and creating awareness about the product, and then the giving the service of the product, like how the delivery is given, how the installation will be done, how the after sales will be given. These are the primary activities of an organization. And then the support activities are the how the firm's infrastructure is, what is the human resource management of the firm, how the technology development, what type of technology the firm is using, and how they are procuring the raw material. So all these activities should be integrated, and all these activities should focus towards, if the business level strategy is cost minimization, cost leadership, then all these activities, the primary activities, which includes, as you can see, it is written in the diagram itself, the inbound logistics, the operations, the outbound logistics, marketing and sales, and then service of the product. And the support activities, which includes the firm infrastructure, the human resource development, the technology development, and the procurement of the raw material, all the technology or anything, procuring anything, all these activities should be integrated, and at each step, at each of this process, the firm should think so as how can I bring down the cost at each step, at each level. If at each level the firm focuses to bring down the cost, then at last the finished products cost will come down. And second, if the firm business level strategy is product differentiation strategy, then also at all of these each levels, the firm will think so as how to add new features to the product. What type of new raw material can I get? What type of new technology can I use? All these things when integrated, then by integrating the activities, the primary as well as the support activities in the value chain, a firm can focus either a cost leadership strategy और a product differentiation strategy. तो ये तो एक जनरल फ्रेमवर्क बता दिया कि वैल्यू चेन एनालिसिस करके, वैल्यू चेन में जितने भी स्टेप्स बताए गए, जितने भी स्टेजेस बताए गए हैं, हर स्टेज पे अगर कॉस्ट कम करना है तो कॉस्ट कम करना कैसे सोचेंगे, और अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना कैसे सोचेंगे. व्हेन इंटीग्रेटेड, देन ओनली अ फर्म कैन क्रिएट value, a better value for the customer. And if a firm creates better value for the customer, then that will result in firms better advantageous and better market position, and firms better profit margin. So this is the value chain analysis. अब इसको हम एक एक करके समझेंगे कि अगर हमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी लेनी है तब वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे होगी, या फिर अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लेनी है तब वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे होगी. तो चलिए अब हम चलते हैं और सीखते हैं कि कॉस्ट लीडर स्ट्रेटजी के लिए हर स्टेप पे वैल्यू चेन में क्या कर सकते हैं. सो दिस इज द वैल्यू चेन एग्जांपल ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी करनी होगी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट. इन एक्टिविटीज में हर स्टेज पे हम कैसे अपनी कॉस्ट को इफेक्टिवली कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हर स्टेज पे प्रोडक्ट को डेवलप, प्रोड्यूस करने की, मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट को कम करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगी. तो सबसे पहले फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, जो सबसे ऊपर है उसमें फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या चीज वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो भी कंपनी का MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको आप कॉस्ट इफेक्टिव लगाइए, ये नहीं कि कुछ भी उठा के लगा लिया. देन रिलेटिवली फ्यू मैनेजरियल लेयर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट्स. होता क्या है कि we have a team, then we have a manager, then we have a senior manager, then we have a
VP, देन डायरेक्टर, ऑल दीज थिंग्स। तो जो ये लेयर्स हैं उस लेयर्स को ही कम कर दीजिए, टीम एंड द मैनेजर, सीनियर लेवल मैनेजर, जूनियर लेवल मैनेजर, और ये सारी हायरार्की खत्म कर दीजिए इफ यू वांट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, क्योंकि जितने मैनेजर्स उतनी आपकी एम्प्लॉइज या सैलरी कॉस्ट, कंपेंसेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। थर्ड, व्हाट द फर्म कैन डू टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट इज सिंप्लीफाइड प्लानिंग प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस प्लानिंग कॉस्ट। अब प्लानिंग में ही आप बहुत ज्यादा पैसा मत डालिए, यू सी दैट इन द प्लानिंग सेक्शन हाउ वी कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। तो ये तो फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हाउ द फर्म कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट इज कंसिस्टेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस टर्नओवर कॉस्ट। Don't keep on changing the policies. Be consistent in your policy, and consistent policies means the changing of the policy also requires the planning, also requires the time, also requires the human resource. तो वहां पे हम cost को कम कर सकते हैं. Then intense and effective training programs to improve worker efficiency and effectiveness. You train the workers, because इफ यू ट्रेन द वर्कर्स इट विल बी अ वन टाइम कॉस्ट, कि एक बार ट्रेनिंग पे जो कॉस्ट लगाई वो लगा करके सबको ट्रेन कर दिया. सो इफ द वर्कर्स विल बी ट्रेन, देन इन डे टू डे एक्टिविटीज दे विल परफॉर्म बेटर. सो वन टाइम कॉस्ट, अ लिटिल ट्रेनिंग कॉस्ट, या फिर आप डेली की कॉस्ट दीजिए कि वर्कर का प्रोग्रेस, वर्कर का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा ना हो. सो पुट अ ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेन द वर्कर्स सो एज द ट्रेन्ड वर्कर्स कैन बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. देन उसके बाद आया हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं हम, कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं? इजी टू यूज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, यूज द इजी टू यूज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज. देन investments in technologies in order to reduce costs associated with the firm's manufacturing processes. आप ये मत सोचिए कि हम नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे और उसमें कॉस्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है. अगर आप नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो वन टाइम कॉस्ट फिर से आएगा उस नई टेक्नोलॉजी को लाने का या नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का. बट इफ इट इज अ बेटर टेक्नोलॉजी and if that is a latest technology which is the need of the hour, then your production speed or the manufacturing speed, the economies of scale you can say, will also improve, which will ultimately bring down the cost. उसके बाद हम आते हैं प्रोक्योरमेंट पे. प्रोक्योरमेंट कैसे हमें करना है? प्रोक्योरमेंट करने के लिए क्या वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज है जो प्राइस को नीचे ला सकती है? दैट इज सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू फाइंड द लोएस्ट कॉस्ट विद द एक्सेप्टेबल क्वालिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. प्रोडक्ट्स टू परचेज एज रॉ मटेरियल्स. तो आप रॉ मटेरियल्स ऐसे सेलेक्ट करिए, ऐसे जो कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी के हो. बहुत हाई क्वालिटी के हो जाएंगे तो आपका कॉस्ट ऊपर चला जाएगा, बहुत लो क्वालिटी के हो जाएंगे तो कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं. सो इफ यू वांट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, यू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, दोज आर एट द एक्सेप्टेबल क्वालिटी range of the consumers, and so that they have a relatively low cost. And then frequent evaluation processing to monitor suppliers performances. अब जो आपके suppliers हैं, जो आपके रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भी इवेल्युएशन करते रहिए. ऐसा नहीं जैसे कि हम किसी एक टेलर से या किसी एक बुटीक से या किसी एक जगह से जब हम बार बार सामान लेने लगते हैं तो होता क्या है जनरली कि वो लोग हमें महंगे चीज ही दिखाना शुरू कर देते हैं, कि वो हमारी एज ए कस्टमर हमें रीड कर लेते हैं कि व्हाट इज इट हिज परचेजिंग, हिज और हर परचेजिंग पावर, एंड दे स्टार्ट शोइंग द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन आवर परचेजिंग पावर, और उससे एक ऊपर की दिखाएंगे. तो उसी तरह फर्म्स के भी सप्लायर्स जो हैं, फर्म्स को दे शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो एंड कीप ऑन ऑर्डरिंग फ्रॉम, प्रोक्यूरिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम दैट सप्लायर ओनली. दे शुड इवेल्युएट द evaluate and monitor the supplier's performance as well. तो ये तो हो गया सपोर्ट एक्टिविटीज में हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट. उसके बाद जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है, जिसमें सबसे पहले आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मीन ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री. तो उसमें हम कैसे कॉस्ट कर सकते हैं? हाईली एफिशिएंट सिस्टम्स to link suppliers product with the firm's production processes. तो आपके जो सप्लायर हैं उनके साथ आपका जो एफिशिएंट सिस्टम उसको लगाइए, जिससे कि सप्लायर से फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल आने में आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा ना लगे. तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा सप्लायर है वो कितनी दूरी पे है, वो कैसे डिलीवर करता है. पास का कोई सप्लायर ले लें, या कभी कभी तो वो आप
डाइवर्सिफाई करके, वो सब छोड़िए, वो बाद में समझेंगे। बट यही देखना है कि सप्लायर की कॉस्ट हम कैसे, ऐसा सप्लायर जो है उसकी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, हाउ इन अ रीजनेबल कॉस्ट और अ लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट वी कैन प्रोक्यूर द रॉ मटेरियल, दैट इज द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। देन ऑपरेशंस, अब आप रॉ मटेरियल ले आए, देन यू विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो होता है उसको ऑपरेशंस कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में। देन यूज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो होता है जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं और मास प्रोडक्शन करने की वजह से जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट, जो मशीनरी होते हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होती हैं, जो आपके लेबर होते हैं वो फुल्ली काम कर रहे होते हैं। तो जब भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट का या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लेबर कॉस्ट और लैंड कॉस्ट और मटेरियल, रॉ मटेरियल, लैंड लेबर कैपिटल कह लो, लैंड लेबर कैपिटल का जब भी हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। और जब हम लैंड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड लेबर कैपिटल है, उसका फुल यूज करते हैं तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। तो वेन एवर यू डू मास प्रोडक्शन तो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, मतलब मास प्रोडक्शन, full utilization of the factors of production so as the cost comes down। तो ये करेंगे आप ऑपरेशंस में। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एफिशिएंट स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वही चीज है, एक तरह से स्केल अप करेंगे जब हम, वही वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइस कम आ जाएगी। आपने 100 रुपए लगा करके 10 प्रोडक्ट्स बनाए या आपने 100 रुपए लगा के 20 प्रोडक्ट बनाए तो पर यूनिट कॉस्ट किसकी कम आएगी? तो जो 100 रुपए लगा के हम 20 प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देन एक बार ऑपरेशन करके और फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया हमारे हाथ में, देन व्हाट वी डू, वी डिलीवर इट, वी सेंड इट टू द पॉइंट ऑफ सेल जहां से बिकेगा, दैट इज नोन एज द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में हम कॉस्ट को कैसे नीचे ला सकते हैं? अ डिलीवरी शेड्यूल दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट। ऐसा डिलीवरी शेड्यूल बनाइए कि एक बार में, ये नहीं कि बैचेस में आप भेज रहे हैं, आप देखिए कि कितना की इन्वेंट्री की जरूरत है, कितनी वहां पे डिमांड है, कितना आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप बल्क में भेजना शुरू करिए या इस तरह से मैनेज करिए कि बार बार आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नहीं लगे। देन शेड्यूल ऑफ लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कैरियर्स, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आपको अपनी डिलीवरी के चार्जेस कम करते हैं तो आप लो कॉस्ट, आपको एक कोरियर भी करना होता है तो आप देखते हैं कि ब्लू डार्ट है, फर्स्ट फ्लाइट है, किससे हम सबसे कम पैसे में कोरियर कर सकते हैं जो कि हमारे सही टाइम पे भी पहुंचा दे। इसी तरह बिजनेस में भी होता है। देन तो आपने क्या किया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के थ्रू बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, बहुत ही रीजनेबल लॉजिस्टिक कॉस्ट पे आपने रॉ मटेरियल मंगा लिए, फिर आपने ऑपरेशंस किया, उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क में प्रोड्यूस किया। जब भी आप लोअर कॉस्ट बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप पे जाते हैं, देन यू मास प्रोड्यूस, जैसा कि मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको मारुति 800 का एग्जांपल देकर समझाया था। फिर ये करने के बाद आपने प्रोडक्ट जब बना लिया, देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की most economical way में you distribute that product to the retailers or to the point of sale। then marketing and sales cost आ गई, जब एक बार प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तब मार्केटिंग, प्रमोशन, सेल्स, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो वहां पे कॉस्ट को कैसे नीचे ला सकते हैं? स्मॉल हाईली ट्रेन्ड सेल्स फोर्स, छोटी सेल्स फोर्स रखिए लेकिन उस सेल्स फोर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा सेल्स फोर्स रख ली, सबकी सैलरी दे रहे हैं और कौन क्या कर रहा है, किस तरह से जाके बात कर रहा है, कन्वर्ट कर पा रहा है कस्टमर को कि नहीं, ये पता ही नहीं है। तो इफ वी वांट टू डू द कॉस्ट इफेक्टिव marketing and sales, first thing is a small highly trained sales force so as to reduce the cost of sales force, then products priced so as to generate significant sales volume। यही तो कोर है, प्रोडक्ट को आप ऐसा प्राइस करिए जिससे कि आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़े, और ऐसा प्राइस करना मतलब प्राइस बिलो द कॉम्पिटिटर्स प्राइस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी। जब आपने ये किया तो उसके बाद आपको सर्विस पे ध्यान देना। ये नहीं कि आपने एक बार बनाया, कस्टमर को सेल किया और भूल गए, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर सर्विस में कैसे हम कॉस्ट नीचे लाएं, क्योंकि आज प्रोडक्ट खरीदा कल फोन आने शुरू हो जाते हैं, ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा। तो क्या करेंगे आप, एफिशिएंट एंड प्रॉपर प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन आप करवाइए, ऐसा कि बार बार कोई प्रॉब्लम ना आए कस्टमर को, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ रिकॉल्स। वही जो मैंने आपको बताया, ये ना हो बार बार ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा करके। अगर आप इस स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से फिक्स कर देंगे, सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे कस्टमर को, तो उनको रिकॉल करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द
example of value creating activities associated with the cost leadership strategy at the which level, business level. अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये एक ही बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कि हाउ द फर्म्स कैन implement value creating activities for business level product differentiation strategy. So I hope कि ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया है तो जो भी आपके क्रॉस क्वेश्चंस हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड दोज विल बी आंसर्ड. थैंक यू वेरी मच.